हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रॉग, राइट? और फ्रॉग का जो मॉर्फोलॉजी है वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। उसका जो लेक्चर है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हो, है ना? देखिए, ये सब जो चीजें मैं अभी स्क्रॉल कर रही हूँ वो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया था, है ना? आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी, जिसमें मैंने सोचा है कि आज डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कवर करूंगी आज। और उसके बाद से एक और लेक्चर लूंगी जिसमें कि फ्रॉग कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 3 लेक्चर्स में जो फ्रॉग है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, है ना? कुछ भी चीजें उसमें मिस नहीं होंगी, लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ जो है नोट्स को बनाइएगा, ताकि जो चीजें हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? जो मैंने पढ़ाया था, जो लोग मेरा पहला लेक्चर अटेंड किए होंगे 55 मिनट्स का था, उनको पता होगा ये सब जो चीजें हैं वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम वैष्णवी मिश्रा है। मैं एक नीट बायोलॉजी की एजुकेटर हूँ और मेरे पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ काम किया है और बहुत अच्छा रैंक भी प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो आज जो हमारा मेन मेन मकसद है वो एनाटॉमी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करना है। कौन कौन से सिस्टम्स कंप्लीट करने हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यू कैन से सर्कुलेटरी सिस्टम। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, ताकि जो चीजें हैं आपको बखूबी समझ में आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े, है ना? तो इसीलिए आप साथ में नोट्स बनाओ। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। चलिए एनाटॉमी से शुरू करते हैं। तो एनाटॉमी में हम लोग क्या क्या जानेंगे? व्हाट इज एनाटॉमी? अगर हम लोग किसी चीज का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तब उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी में तो हम सिर्फ एक्सटर्नल चीजें डील कर रहे होते हैं, राइट? एनाटॉमी में हम इंटरनल चीजों के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, आपको मालूम है कि भाई ये कॉर्डेटा के अंदर आ रहा है, ये कॉर्डेट्स है। तो कॉर्डेट्स में क्या होता है? फ्रॉम द एस्क्लिमिंथिस से कॉर्डेट्स में कैसा बॉडी प्लान होता है? आपने पढ़ा होगा इन एनी, यू कैन से, जब आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब हो गया कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है ना? यानी माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। उसी को हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो इट हैज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, अंडरस्टूड? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें दो पार्ट्स होंगे। एक हो जाएगा आपका एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल इज एक्चुअली द ट्यूब, या है ना? एलिमेंट्री कैनाल जो है इट इज एक्चुअली द, यू कैन से, पाथवे। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये पाथवे है। ठीक है, पाथवे है जो कि माउथ टू एनस होता है। समझ में आया कि नहीं? पाथवे है, या यू कैन से जो जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है फ्रॉम द माउथ टू एनस, उसको हम बोल रहे होते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा इसमें क्या चीज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? ग्लैंड्स, है ना? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जैसे कि लिवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, ये दोनों चीजें जब मिल जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से दो पार्ट्स आ जाएंगे बच्चों? तो एक हो जाएगा बच्चों एलिमेंट्री कैनाल विच इज अ पाथवे फ्रॉम द माउथ टू एनस, और दूसरा हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना? तो यहाँ पर बेसिकली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं वो भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हो जाएगा लिवर। प्लीज आप मेरे साथ लिखिए, ठीक है? और लिवर में इसमें क्या होता है? 3 लोब्स प्रेजेंट। उसके बाद से गॉल ब्लैडर। लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। देखिए, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत हद तक सिमिलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपको ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पता है तो आपको फ्रॉग का भी इजिली समझ में आएगा। लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। यस और नो, ये आपको पता होगा पहले से। उसके बाद से पैनक्रियास है जो रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाटिक जूस जो है उसको हम रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। यस और नो? उसके बाद से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा। तो ये सब क्या है? इनमें ग्लैंड्स होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों मिल जाएगा।
तो क्या बनेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इज दिस क्लियर और नॉट? उसके बाद से इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि दे हैव अ शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है इनका? शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल होता है ना। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये कार्निवोरस है, और कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो मीट खाते हैं, और मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट एज कंपेयर टू सेलुलोज। जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे कि गाय हो गई, भैंसिया हो गई, ये लोग क्या खाते हैं? ये लोग सेलुलोज खाते हैं, घास खाते हैं। घास में क्या होता है? सेलुलोज होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है ना। लेकिन जो मीट होता है इट इज इजियर टू डाइजेस्ट। तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, उनके भी जो एलिमेंट्री कैनाल होंगे क्या होंगे? वो शॉर्ट होंगे। तो ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ सकता है। असर्शन में दे सकता है कि फ्रॉग हैज शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल, और रीजन में दे सकता है दे आर कार्निवोरस। तो आपको आंसर लिखना होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल एज दे आर कार्निवोरस। ये क्या है? दे आर कार्निवोरस है, कार्निवोर्स। एंड जो मीट है, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, मीट इज इजियर, प्लीज मेरे साथ नोट्स लिखिए, इजियर टू डाइजेस्ट। मीट जो है इट इज इजियर टू डाइजेस्ट। किसके तुलना में इजियर है डाइजेस्ट करना मीट को? सेलुलोज की तुलना में, है ना। अगर आपको मेरी लेक्चर स्लो लग रही है तो आप 1.5x में देख सकते हो। अंडरस्टूड? उसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए ये इनका शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल है, इसीलिए इनका जो यू कैन से इंटेस्टाइन है वो रिड्यूस्ड है, हेंस रिड्यूस्ड इंटेस्टाइन। मैं एनसीईआरटी की लाइंस भी लेकर आई हूँ साथ में अटैच करके, तो एक एक लाइन एक एक वर्ड हम लोग एनसीईआरटी से सीखेंगे। प्रीवियस क्लास में भी मैंने एनसीईआरटी आपको रीड करवाया था, और जितने भी मेरे लेक्चर हुए हैं चाहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के या एक्सक्रीटरी सिस्टम के या बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के या बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के, हर एक लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक एक लाइन आपको समझाया हुआ है, राइट। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि ये ग्नाथोस्टोम्स होते हैं, ग्नाथोस्टोम्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ग्नाथोस्टोम्स मतलब क्या होते हैं? बियर्स जॉ, इनके पास जॉ होगा ना, यस और नो। एक ग्नाथा कौन होता है? साइक्लोस्टोम्स, जैसे पेट्रोमाइजन वगैरह एक ग्नाथा होते हैं। लेकिन ग्नाथोस्टोम्स कौन होते हैं? जैसे पाइसेस हो गए, मछलियां होती हैं जो ग्नाथोस्टोम्स होती हैं, है ना। उसके बाद से बेसिकली जो यू कैन से फ्रॉग होगा, ये भी ग्नाथोस्टोम्स के अंदर आएगा, यस। तो इनमें क्या होगा? जॉ होगा, है ना। तो माउथ में जॉ होता है, तो माउथ में यहाँ पे कौन से जॉज होंगे? तो यहाँ पे दोनों जॉ होगा, अपर जॉ, और इनके पास लोअर जॉ भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनके पास अपर जॉ भी होगा और लोअर जॉ भी होगा, दोनों जॉज होंगे। अब यहाँ पे अपर जॉ जो होता है इसको हम बोलते हैं मैक्सिला। अपर जॉ को हम क्या बोल रहे होते हैं? मैक्सिला। और जो लोअर जॉ होता है इसको क्या बोल रहे होते हैं? मैंडिबल। समझ में आ गया बाबू? अपर जॉ को क्या बोल रहे होते हैं? मैक्सिला। लोअर जॉ को क्या बोल रहे होते हैं? मैंडिबल। अब ये जो अपर जॉ होता है इसके पास टीथ होता है जिसको बोलेंगे मैक्सिलरी टीथ। अपर जॉ में जो टीथ है वो मैक्सिलरी टीथ है, और सारे टीथ जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उसको बोलते हैं होमोडोंट। समझ में आया? कैसा टीथ है इसके पास? होमोडोंट टीथ है। और ये वोमर बोन से बने होते हैं, दे अराइजेस फ्रॉम द वोमर बोन, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वोमेराइन टीथ। वोमेराइन टीथ क्यों हम लोग बोल रहे हैं? बिकॉज दे अराइजेस फ्रॉम वोमर बोन। ये कौन से बोन से अराइज हो रहे हैं इसके टीथ? तो वोमर बोन से अराइज हो रहे हैं इसके टीथ, इसीलिए इसको वोमेराइन टीथ के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे अगर हम लोअर जॉ के बारे में बात करें तो इसमें जो टीथ है वो एब्सेंट होगा, इसमें टीथ नहीं है। तो कहां पर टीथ प्रेजेंट है? बताओ। अपर जॉ में ही टीथ मौजूद है, और कैसे टीथ है? सारे बराबर टीथ है, इक्वल टीथ है, होमोडोंट टीथ बोलते हैं उसको। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये माउथ के अंदर जो कैविटी होगी, माउथ के अंदर जो कैविटी होगी उसको क्या बोलेंगे हम? दैट कैविटी इज नोन एज बकल कैविटी। माउथ के अंदर जो कैविटी है उसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा? टंग। समझ में आया? बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा? टंग। और टंग कैसा होगा? बाइलोब्ड। टंग का लोब कैसा होगा? बाइलोब टंग प्रेजेंट होगा। समझ में आया? दो लोब्स होंगे टंग में, इस प्रकार से ऐसे दो लोब्स होंगे टंग में, तो बाइलोब टंग होगा। और ये जो टंग होगा ये कैसा होगा? ये लॉन्ग होगा, लंबा टंग होता है इसका, स्टिकी होता है। हमारी टंग से थोड़ा अपोजिट होता है। हमारा टंग कैसा होता है? हमारा टंग आगे की तरफ से फ्री होता है और पीछे की तरफ से अटैच होता है। इसमें चीजें उल्टी हैं जस्ट हमसे।
इसमें क्या हो रहा है ना कि जो इसका जो टंग है इट इज अटैच्ड एंटीरियरली, आगे की तरफ से अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड एंटीरियरली, यानी आगे की तरफ से जो टंग है वो अटैच्ड है, एंड फ्री पोस्टीरियरली, और पीछे की तरफ से क्या है, फ्री है। समझ में आया? तो हमसे थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिसिमिलैरिटी है ना, पोस्टीरियरली। इज इज क्लियर? उसके बाद से इसका जो टंग है वो बहुत प्रोट्यूजिबल है। प्रोट्यूजिबल मतलब बहुत रफ्तार से हमला करने वाला, या प्रीहेंसाइल बोल सकते हैं। दे हैव अ प्रोट्यूसिबल और प्रीहेंसाइल टंग। समझ में आया कि नहीं? बहुत रफ्तार से हमला करने वाला टंग है इनका, है ना। पीछे अपना यू कैन से जैसे ही इंसेक्ट वगैरह देखता है, इसका टंग बहुत तेजी से जाता है और उसको कैच कर सकता है इंसेक्ट को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके बकल कैविटी में जो है वो टंग प्रेजेंट है। टंग जो है वो प्रीहेंसाइल टंग है ना, आगे की तरफ से अटैच्ड है और पीछे की तरफ से फ्री है। उसके बाद से जो बकल कैविटी है, कैसे कैसे चीजें मूव कर रही होती हैं वो भी हम लोग लिख देते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, बकल कैविटी आ रही है। बकल कैविटी के बाद क्या होता है, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, यू नो। उसके बाद से क्या आ रहा है, इसोफेगस, जिसको फूड पाइप बोल रहे हैं। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, कौन सा पोर्शन, इसोफेगस, जिसको हम बोल रहे हैं फूड पाइप। उसके बाद से क्या आता है, स्टमक। इसोफेगस जो है इट लीड्स इनटू स्टमक। स्टमक से चीजें कहाँ जा रही होती हैं, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इंटेस्टाइन में होता है ड्यूडोनम, है ना। उसके बाद से इसमें जेज्यूनम होता है और रेक्टम होता है। इज दिस क्लियर और नॉट? और यहाँ पे फिर जो रेक्टम है ना, रेक्टम फाइनली ओपन्स आउटसाइड वाया क्लोविका। रेक्टम जो है, रेक्टम फाइनली ओपन्स आउटसाइड वाया क्लोएका। देखो ये चीज समझना आप लोग, हम लोगों में क्या होता है, बेसिकली सिर्फ एनस होता है ना, जिसके थ्रू जो चीजें हैं वो बाहर निकलते हैं। इसमें भी एनस होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें एनस नहीं होता है, लेकिन एनस के थ्रू डायरेक्टली जो चीज है वो बाहर नहीं निकलती है। जैसे मान लो ये आपका क्या है, रेक्टम है ना। सपोज दिस इज द रेक्टम, समझिएगा इस चीज को। और ये हो गया क्या, एनस। ठीक है। अब यहां पर, यहीं पर एक, यहां पे एक चैम्बर होता है लाइक दिस। देखो अब इस चैम्बर में तीन चीजों की ओपनिंग आती है। इस चैम्बर में तीन चीजों की ओपनिंग आ रही होती है। देखिए इस तरह से तीन चीजें एक्चुअली आके खुलेंगी। एक तो रेक्टम आया, यहाँ पे एनस है, तो ये रेक्टम वाली ओपनिंग क्या हो जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगी, राइट। उसके बाद से जो यू कैन से यूरिनरी सिस्टम है, इसका जो यूरिन वगैरह का सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम, वो भी इसी चैम्बर में आकर खुलता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी अच्छे से आपको। और जो इसकी गैमीट्स वगैरह है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो चीजें हैं, वो भी इसी चैम्बर में आके ओपन हो रही होती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो चीजें हैं वो भी यहीं पे आकर आकर ओपन हो रही होती हैं। तो ये जो यू कैन से चैम्बर है, इसको क्या बोल रहे होते हैं, क्लोएका। क्लोएका इज अ कॉमन अपर्चर। समझिएगा, क्लोएका जो है ना, ये कॉमन अपर्चर है किसके लिए, क्लोएका जो है ये कॉमन अपर्चर है किसके लिए, तीन सिस्टम्स के लिए। कौन कौन से सिस्टम्स के लिए, एलिमेंट्री कैनाल के लिए, यूरिनरी सिस्टम के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। यानी कि क्लोएका जो है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्लोएका इज अ कॉमन चैम्बर फॉर यू कैन से यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम, या एलिमेंट्री कैनाल एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के लिए, या यूरिनोजेनाइटल डक्ट के लिए जो कॉमन चैम्बर है उसको क्या बोल रहे हैं हम, क्लोएका बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर जो अपर्चर बना क्लोएका का, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोएकल अपर्चर। व्हाट इज दिस अपर्चर नोन एज, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोएकल अपर्चर बोल रहे हैं। तो क्लोएका क्या है, क्लोएका जो है इट इज अ कॉमन चैम्बर। ये एक कॉमन चैम्बर है, किसके किसके लिए कॉमन चैम्बर है, फॉर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के लिए, एंड यूरिनोजेनाइटल, यूरिनो मतलब यूरिनरी सिस्टम, और जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम
ट्रैक्ट। समझ में आया कि नहीं? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो इसका रेक्टम है वो कहाँ ओपन कर रहा है? फाइनली क्लोएका में, और क्लोएका के थ्रू जो चीजें हैं वो बाहर निकल के चली जा रही हैं। बताइए, यहां तक समझ में आ गई होंगी आपको चीजें। उसके बाद से यू शुड बी नोइंग दैट ड्यूडोनम जो है, ड्यूडोनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ड्यूडोनम जो है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द, नॉट एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट कौन है? ड्यूडोनम है। ड्यूडोनम में ही आपका बेसिकली सिक्रीशन आ रहा होता है पैंक्रियास का भी, और लिवर से जो बाइल जूस निकल रहा है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर है उसका सिक्रीशन भी आ रहा होता है। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें चीजें दिखाई हुई हैं। आप यहाँ देखो, इसमें कई सारे सिस्टम एक ही डायग्राम में दिखाए हुए हैं। ये देखो, ये आपका क्या है? ये क्या दिखाया हुआ है? देखो, दिस इज द लिवर। समझ में आया? और ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर ही बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेट करता है, स्टोर करता है। उसके बाद से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ये किडनी है। किडनी के ऊपर फैट बॉडीज प्रेजेंट है, यस और नो? उसके बाद से यहाँ पे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसोफेगस है, उसके बाद स्टमक है, उसके बाद से इंटेस्टाइन है, उसके बाद से यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द रेक्टम, एंड रेक्टम फाइनली कहाँ ओपन हो रहा है? क्लोएका। ये जो चीज है दिस इज द क्लोएका, और यहाँ पे क्लोएकल अपर्चर है, लास्ट वाला जो अपर्चर है क्लोएका का, उसको क्लोएकल अपर्चर बोल रहे होते हैं। देखिए क्लोएका में यूरिनरी ब्लैडर का भी जो सिक्रीशन है वो आ रहा है ना? जो रेक्टम है उसका सिक्रीशन भी आ रहा होता है, और एक्चुअली में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका भी यू कैन से गैमीट्स भी इसी के थ्रू बाहर निकल रहा होगा, क्लोएकल अपर्चर के थ्रू ही, है ना? समझ में आ गया? यहाँ पे ये हार्ट बनाया हुआ है किसका? फ्रॉग का। इज इस क्लियर? ये चीजें समझ में आई कि नहीं आपको? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पाथवे है आपको ये चीज पता होना चाहिए, पाथवे किस तरह से पास काम कर रहा होता है। और ये क्लोएका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोएका सिर्फ फ्रॉग में प्रेजेंट होता है क्या? नहीं, क्लोएका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्टिलिजिनियस फिश में, है ना? एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग मैंने बताया, रेप्टाइल्स में भी क्लोएका प्रेजेंट होगा, बर्ड्स में भी क्लोएका प्रेजेंट होगा, है ना? बर्ड्स में जो मेल बर्ड और फीमेल बर्ड है ना, वो क्लोएकल किस करते हैं, यानी कि मेल बर्ड अपना क्लोएका जो है वो फीमेल ब्लड बर्ड की क्लोएका से अटैच करता है, और गैमीट यानी अपना स्पर्म जो है वो फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है क्लोएका के माध्यम से ही। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे जो इनके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मैंने बताया था, है ना? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक में, यस और नो? स्टमक में। तो जो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड है या फिर यू कैन से स्टमक का जो वॉल है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? वो आपके जूसेस प्रेजेंट प्रोड्यूस करते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके अलावा जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो सब चीजें कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? स्टमक का वॉल। अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? और ये जो फूड है जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है स्टमक में तब उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? काइम। काइम क्या है? इट इज एक्चुअली द एसिडिक फूड। कैसा फूड हो गया? ये एसिडिक फूड हो गया। समझ में आया? कहां पे? एसिडिक फूड मिक्स्ड विथ, एसिडिक क्यों हुआ? क्योंकि ये मिक्स हुआ किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कहां पे? स्टमक में। जैसे हमारे में भी काइम बनता है, यस और नो? और काइम कैसा नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। वैसे ही इसमें भी जो आपका एसिडिक फूड है जो कि स्टमक में प्रेजेंट है, जब वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है तब उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? काइम बोल रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो डाइजेशन है फूड का, ये कहाँ पे शुरू होता है? ये माउथ में नहीं शुरू होता है। ह्यूमन के केस में माउथ में शुरू हो जाता है ना डाइजेशन ऑफ फूड, लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉग डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है इंसान से। तो डाइजेशन जो है ये कहाँ बिगिन हो रहा है? डाइजेशन बिगिंस इन स्टमक। डाइजेशन जो है वो स्टमक में बिगिन हो रहा है, यस और नो? और स्टमक में कैसा डाइजेशन हो रहा है? पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है। स्टमक में कैसा डाइजेशन हो रहा है बच्चों? पार्शियल डाइजेशन हो रहा है फूड का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? अब यहाँ पे जो बाइल जूस है, बाइल जूस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लिवर। तो यहाँ पे वी कैन मेंशन कि द लिवर जो है, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल। ठीक है, बाइल का क्या काम होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेक डाउन। कैसा ब्रेक डाउन? फिजिकल ब्रेक डाउन। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे इंजाइम्स का यूज नहीं हो रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं?
फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है। फिजिकल ब्रेकडाउन मतलब मैकेनिकल ब्रेकडाउन, यानी कि जैसे मान लो ये फैट का बड़ा सा पार्टिकल है, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल है, ठीक है। अब इसके ऊपर तो इंजाइम नहीं काम कर पाएगा, लाइपेज इंजाइम, तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे जो स्मॉलर फैट, यू कैन से ग्लोब्यूल बने, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल, तो यहाँ पे लार्ज फ्लैट फैट ग्लोब्यूल को स्मॉलर फ्लैट फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करने का काम किसका है? तो यहाँ पे ये काम कर रहा है कौन? बाइल। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो बाइल जो है वो हेल्प कर रहा है फैट की इमल्सिफिकेशन में। ये आपको याद रखना है, यानी कि फैट का जो इमल्सिफिकेशन है, ये एक प्रकार का मैकेनिकल या फिजिकल ब्रेकडाउन है, इसमें एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाइल हैज नो एंजाइम्स। अंडरस्टूड? तो मैकेनिकल या यू कैन से फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है। फ्रॉग बहुत हद तक इंसान से सिमिलर है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर इंसानों के बारे में आपको चीजें मालूम है तो आप फ्रॉग भी इजिली कर सकते हो। कॉकरोच हम लोगों से बहुत डिफरेंट है, लेकिन फ्रॉग में बहुत चीजें सिमिलैरिटी है, तो आप इजिली कर सकते हो। उसके बाद से जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर और कॉन्सेंट्रेट करता है किसको? बाइल जूस को। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो गॉल ब्लैडर है ये क्या करेगा? स्टोर करेगा एंड कॉन्सेंट्रेट करेगा किसको? बाइल को। समझ में आ गया कि नहीं? गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल। उसके अलावा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज कई सारे यू कैन से एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज जो है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होंगे, पैनक्रियाटिक जूस, और इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे। किसके डाइजेशन के लिए? जैसे फैट्स हो गया उसके डाइजेशन के लिए, प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए। समझ में आया कि नहीं? फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स है ना, प्रोटीन्स एटसेट्रा, इनके डाइजेशन के लिए क्या होंगे इनके पास? बताओ, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे सिमिलर है बेसिकली किससे? ह्यूमन से। फाइनल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। हम लोगों के केस में भी यही होता है। तो यहाँ पे वी कैन मेंशन की फाइनल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा होता है? इंटेस्टाइन में हो रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनके इंटेस्टाइन में क्या ऐसा प्रेजेंट होगा? जैसे हम ह्यूमन से विलाई और माइक्रो विलाई होता है ना, वैसे इनमें भी विलाई एंड माइक्रो विलाई प्रेजेंट होगा। तो वी कैन मेंशन विलाई एंड माइक्रो विलाई, है ना। माइक्रो विलाई क्या होता है बच्चों? दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्यों? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोजेक्शंस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि एरिया क्या हो सके? बढ़ सके। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इज दिस क्लियर और नॉट? सरफेस एरिया बढ़ सके क्या करने के लिए? एब्जॉर्प्शन करने के लिए। जैसे मान लो बच्चों, कोई चीज अगर आपका ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा ना, इस केस में सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज इस प्रकार से ऐसे हो गया, यहाँ पे इस प्रकार से कोई ऐसे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? देखिए, इस प्रकार से यहाँ पे भी जगह बच गया, सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। बताओ, सरफेस एरिया जो है वो क्या हो गया? इनहांस हो गया, बढ़ गया। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना। तो ये जो आपका सेल की फोल्डिंग है उसको क्या बोल रहे हैं हम? विलाई। ये क्या होता है? व्हाट इज विलाई? एक्चुअली सेल की फोल्डिंग। सेल अगर फोल्ड कर जाए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, तब उसे हम क्या बोलेंगे? विलाई। और अगर इस विलाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी फोल्डिंग हो जाए, जैसे लाइक दिस, ये देखो, ये विलाई का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें भी अगर फोल्डिंग हो जाए लाइक दिस, ये ब्रश के जैसा बॉर्डर बन जाएगा, है ना। तो इसे हम क्या बोल देंगे? दिस इज नोन एज माइक्रोविलाई। ये जो स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई जो होता है, दे आर एक्चुअली ब्रश बॉर्डर्ड, है ना, ब्रश बॉर्डर हो गए। विलाई क्या होता है? सेल की फोल्डिंग होती है। और माइक्रोविलाई जो होती है क्या होती है? दिस इज द सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स फोल्डिंग, सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो विलाई और माइक्रोविलाई इनके इंटेस्टाइन में भी होंगे, जिससे कि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट, विच विल हेल्प देम टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन। इज दिस क्लियर, इज दिस मच इज क्लियर टू यू, टेल मी। अब जैसे देखो यहाँ पे इस चीज को समझना थोड़ा सा, ये डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द, यू कैन से जे शेप्ड स्टमक। स्टमक का कैसा शेप होता है बताओ, स्टमक कैसा होता है, जे शेप होता है। मान लीजिए ये स्टमक है, उसके बाद से ये क्या है, दिस इज अ सी शेप ड्यूडोनम, है ना, ये क्या हो गया, दिस इज द ड्यूडोनम, डी यू ओ लिख रही हूं मैं, डी यू ओ मतलब ड्यूडोनम हो गया। अब यहीं पे क्या होता है ना, एक्चुअली लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है, इट इज द leaf shaped structure which is present between the two limbs of C shaped duodenum। अब क्या हो रहा होता है ना कि पैनक्रियास के अंदर जो यू कैन से ग्लैंड होता है, इसको क्या बोल रहे होते हैं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको क्या बोल रहे होते हैं, नॉट ग्लैंड एक्चुअली, पैनक्रियास तो खुद एक्चुअली में ग्लैंड है, इसको डक्ट बोल रहे होते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद से लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट कर रहा होता है, और बाइल जूस कहाँ जा रहा होता है, गॉल ब्लैडर में, है ना। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को स्टोर करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। उसके बाद से जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है, वो आकर कहाँ पे मर्ज हो रहा होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मर्ज हो रहा होता है। और पैनक्रियाटिक डक्ट और जो आपका यू कैन से बाइल डक्ट है, वो दोनों मिलकर ओपन हो रहा होता है, कहाँ पे, ड्यूडोनम में। क्या बोल रही हूं मैं कि गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है, समझ में आ रहा है, जिसको बेसिकली हम बाइल डक्ट के नाम से भी जान सकते हैं, या सिस्टिक डक्ट के नाम से भी जान सकते हैं, वो जब आपका मिल रहा होता है किसके साथ, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ, और वो ओपन हो रहा होता है ड्यूडोनम में, तो ड्यूडोनम में जब वो ओपन हो रहा होता है, तो उसको किस नाम से हम जानेंगे, उसको हम किस नाम से जानेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट को ही हम हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, हेपाटो क्योंकि ये लीवर से बेसिकली बाइल आ रहा है ना, और पैनक्रियाटिक क्योंकि पैनक्रियाटिक डक्ट उसके साथ मिला हुआ है, तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट जो है, ये कैसे बना, तो कॉमन बाइल डक्ट या हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है, वो पैनक्रियाटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर के डक्ट से मिल के बना। और ये कहाँ ओपन हो रहा है, ये कहाँ ओपन हो रहा है, इट ओपन्स इन ड्यूडोनम। समझ में आया, ये कहाँ ओपन हो रहा है, इट ओपन्स इन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है। अभी हम लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं, तब आपको चीजें समझ में आएंगी बाबू। ठीक है, चलो एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। देखो, एनाटॉमी, ठीक है, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। हर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा भाई, कॉर्डेट्स के अंदर आता है, प्रॉपर वेल डेवलप्ड सिस्टम्स होंगे विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ टू एनस जा रहा है, लेकिन एनस डायरेक्ट ओपनिंग नहीं है, एनस जो है इट विल ओपन इनटू क्लोएका। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, then gastric glands। The alimentary canal is short because frog are carnivores, बता दिया, and hence the length of intestine is reduced, ये भी लिखवा दिया। The mouth opens into the buccal cavity, ये भी लिखा दिया। आप मेरे साथ नोट्स बनाओगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। That leads to the esophagus, that is the food pipe through pharynx, है ना, यानी कि पहले बकल कैविटी, फिर pharynx, फिर esophagus। देखो esophagus थ्रू pharynx लिखा है, इसका मतलब पहले pharynx आएगा बकल कैविटी के बाद, और उसके बाद लास्ट esophagus। इसोफेगस के बाद स्टमक था, है ना। इसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब, इसोफेगस कैसा है, शॉर्ट है। क्यों इसोफेगस शॉर्ट है भाई, इसमें नेक वेक तो है ही नहीं, माउथ और ट्रंक है डायरेक्ट, है ना, हेड और ट्रंक में बॉडी जो है डिवाइडेड है, नेक और टेल तो है ही नहीं, तो इसीलिए इसोफेगस जो है वो शॉर्ट ट्यूब है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसोफेगस क्यों शॉर्ट है बेसिकली, तो यहाँ पे शॉर्ट इसलिए है बिकॉज इसमें नेक नहीं है, नो नेक। अंडरस्टूड और नॉट, तो नेक नहीं है इसलिए शॉर्ट है। अब यहाँ पे दैट ओपन्स इनटू द स्टमक व्हिच इन टर्न कंस्टिट्यूट एज द इंटेस्टाइन, यस, continues in as the intestine, rectum and finally opens outside by the cloaca। yes, बता दिया। लीवर सिक्रीट्स बाइल, बाइल जूस कौन सिक्रीट कर रहा है, लीवर। क्या बाइल में कोई एंजाइम है, आप बोलोगे नहीं है। दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, बाइल जो है वो सिक्रीट कौन कर रहा है, लीवर, और स्टोर कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस,
कॉन्टेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होंगे। फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइल ऑफ टंग, मैंने बता दिया। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्स्ट्रा एंड गैस्ट्रिक जूसेस। और कैसा डाइजेशन होगा? सेल के यू कैन से बाहर होगा, ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होगा। उस तरह के डाइजेशन को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? डाइजेशन कैसा है बाबू? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। इज दिस क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूसेस आर सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक, मैंने बता दिया स्टमक वॉल लिखवा दिया था। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसको काइम बोल रहे हैं, जो एसिडिक है, कहाँ बन रहा है? स्टमक में बन रहा है। इज पास फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन है? ड्यूडोनम है, शी शेप्ड का है। द ड्यूडोनम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बच्चों, इसको याद रखना है, मैंने आपको समझाया है, अब ये लाइन में पढ़ देती हूँ। द ड्यूडोनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, है ना? बाइल कहाँ से आ रहा है? गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर स्टोर और कॉन्सेंट्रेट कर रहा है बाइल को। एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट भी बोल रहे हैं। बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये दोनों लिख दिया मैंने आपको कि किस में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, ये भी लिख दिया है। वहीं पे एब्जॉर्प्शन भी होगा। Digested food is absorbed by numerous finger-like folds in the inner wall of the intestine called villi and microvilli. दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बता दिया है मैंने। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड passes out through the cloaca. किसके थ्रू पास आउट होगा बच्चों? क्लोएका के थ्रू पास आउट होगा। ये डायग्राम आप देख लो, ईसोफेगस है, शॉर्ट होता है ईसोफेगस, फिर स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन है, उसमें ड्यूडोनम होता है, जेजूनम भी होता है, देन रेक्टम भी होता है बेसिकली। समझ में आया कि नहीं? रेक्टम जो है ये किसके थ्रू बाहर निकल रहा है? क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिससे 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? 2025 में फ्रॉक से 4 क्वेश्चंस वर आस्क्ड और उसमें से रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी क्वेश्चन था, इफ यू सी द पेपर, है ना? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पीवाईक्यू में ही क्वेश्चन पूछा गया 2025 में ही, पिछले साल। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन मेंशन ये पी वाई क्यू है, कब का? 2025 का। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस समय फ्रॉग कहाँ पे कैसे रिस्पायर कर रहा होता है, और एनसीईआरटी की लाइन ही पूछी गई थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो टैडपोल है इसका लार्वा, व्हाट इज टैडपोल? लार्वा ऑफ द फ्रॉग, है ना, जो कि किसके जैसा दिखता है? फिश के जैसा, है ना? और एक और चीज आप याद रख लो कि जो टैडपोल होता है बच्चों, वो हर्बीवोरस होता है। समझ में आया कि नहीं? टैडपोल इज नॉट कार्निवोरस, टैडपोल जो है वो हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस है। एनी डाउट? समझ में आया कि नहीं? अगर आपको डाउट वाउट लगता है तो कमेंट में लिख के बताया करो। तो जो टैडपोल है जो कि मछलियों के जैसा दिखता है, वो कैसे रिस्पायर कर रहा होता है? वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करता है। समझ में आया? दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, और गिल के थ्रू रेस्पिरेशन जो होता है उसको बोलते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन। हर चीज के रेस्पिरेशन का एक नाम होता है, तो रेस्पिरेशन अगर गिल्स के द्वारा हो तब उसे ब्रांचियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद से लैंड पे किससे फ्रॉग रिस्पायर कर रहा होता है, और यू कैन से वाटर में कैसे रिस्पायर कर रहा होता है, उसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो अडल्ट फ्रॉग के बारे में अगर बात करते हैं, और अगर अडल्ट वर्ड नहीं भी लिखा है, फ्रॉग लिखा है, तो भी हम अडल्ट फॉर्म ही लेंगे फ्रॉग का, क्योंकि उसके लार्वा का तो अलग नाम होता है, उसके लार्वा को हम टैडपोल बोल रहे होते हैं। तो लैंड में वो किससे रिस्पायर कर रहा होता है, और वाटर में वो किससे रिस्पायर कर रहा होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भाई इसी साल का क्वेश्चन है, 2025 का ही क्वेश्चन है, पिछले साल का पीवाईक्यू है। अब यहाँ पे लैंड में ये किससे रिस्पायर कर रहा होता है? स्किन से भी रिस्पायर कर रहा होता है। स्किन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रॉग है वो स्किन के थ्रू ही रिस्पायर करेगा, और स्किन के थ्रू यानी बेसिकली मॉइस्ट स्किन लिखना चाहिए था, लॉ लिख देती हूँ, मॉइस्ट स्किन। कैसा स्किन होना चाहिए इसका? मॉइस्ट स्किन। जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है शुड बी मॉइस्ट। स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? तो स्किन के थ्रू लैंड पे रिस्पायर कर सकता है। उसके बाद लंग्स के थ्रू भी रिस्पायर कर सकता है। लंग्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होगा तब उससे बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी। स्किन के थ्रू बोलेंगे तो बोलेंगे हम क्यूटेनियस, और जो टैडपोल है वो गिल्स के थ्रू करेगा, उसको बोलते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन। और कभी कभी जो फ्रॉग है वो आपने देखा होगा कि वो उसका जो ट्रंक रीजन है
वो पानी के अंदर होता है और हेड जो है वो पानी से बाहर होता है, एयर में होता है। तो उस कंडीशन में जब वो आधा पानी में और आधा यू कैन से हवा में उसका शरीर होता है, यानी जब आधा शरीर पानी में होता है और जो हेड है वो बाहर होता है पानी के, तब उस समय वो बको फेरेंजियल रेस्पिरेशन करता है, यानी अपने माउथ के थ्रू और फेरिंग्स के थ्रू रिस्पायर करता है। उसको बोलते हैं हम बको फेरेंजियल रेस्पिरेशन। बकल कैविटी के द्वारा रेस्पिरेशन कर सकता है। बहुत सारा पान यू कैन से एयर जो है वो ले सकता है अपने माउथ के अंदर, उसका मुंह बहुत ज्यादा फूल जाता है, आपने देखा होगा। तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी आपका फ्रॉग जो है करता है। कहाँ पे? लैंड पे। समझ में आया कि तो लैंड पे आपके कौन कौन से मीन्स हो गए रेस्पिरेशन के लिए? तो आप बोलोगे कि मॉइस्ट स्किन से वो रेस्पायर कर सकता है मेजरली, दैट इज क्यूटेनियस, देन लंग्स से कर सकता है पल्मोनरी, और बकुल फेरेंजियल रेस्पिरेशन, बको फेरेंजियल रेस्पिरेशन भी कर सकता है। लेकिन वाटर में बेसिकली क्या होता है, जो चीफ ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, दैट इज द मॉइस्ट स्किन। ठीक है, वाटर में किसके थ्रू रेस्पायर कर रहा होता है? मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहा होता है। मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को क्या बोल देंगे हम? ऑब्वियसली क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। समझ में आया? यही आपका क्या है, मॉइस्ट स्किन जो है यही इसका चीफ ऑर्गन है। ठीक है, इवन जब वो लॉन्ग विंटर स्लीप करता है जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं, और लॉन्ग समर स्लीप जब करेगा जिसको एस्टिवेशन बोलते हैं, उस समय भी वो मॉइस्ट स्किन के द्वारा ही रिस्पायर करता है। और मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन के लिए जो आपका बेसिकली यू कैन से स्ट्रक्चर होता है, अरे स्ट्रक्चर बोल रही हूँ, प्रोसेस जो होता है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजिली हो सकता है। समझ में आया? तो स्किन जो है ये क्या है, एक प्रकार का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है ना? तो स्किन जो इसका होता है फ्रॉग का, ये मैंने पहले ही बताया था, उसमें स्केल्स नहीं होगा। जो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है उसके पास क्या फीचर होना चाहिए, कि वो मॉइस्ट होना चाहिए, है ना? उसके बाद से वो पतला होना चाहिए। ये शुड बी हाईली वैस्कुलर। हाईली वैस्कुलर मतलब कि उसमें यू कैन से ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होना चाहिए। यस और नो? तो ये सब इसके अडाप्टेशंस होने चाहिए। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज लिख सकती हूँ मैं कि ड्यूरिंग हाइबरनेशन, यानी कि लॉन्ग जब विंटर स्लीप होता है उसको हाइबरनेशन बोलते हैं, प्रीवियस क्लास में बताया भी था। एंड एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मतलब क्या हो गया, लॉन्ग समर स्लीप। क्योंकि जो फ्रॉग है उसको ना ही विंटर अच्छा लगता है ना ही समर अच्छा लगता है, उसको सिर्फ रेनी सीजन अच्छा लगता है। रेनी सीजन ही उसका ब्रीडिंग सीजन है। तो ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन इट रेस्पायर्स, इट रेस्पायर्स थ्रू मॉइस्ट स्किन, यानी उस समय भी वो अपने मॉइस्ट स्किन के द्वारा ही रिस्पायर करता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो मॉइस्ट स्किन जो है वो मेजर यू कैन से स्ट्रक्चर है फॉर द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ फ्रॉग्स। तो उस समय भी वो मॉइस्ट स्किन के द्वारा ही रिस्पायर करेगा। अंडरस्टूड? आई थिंक ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर हम इसके लंग्स के बारे में बात करें तो लंग्स कैसा होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, पिंक कलर्ड होता है। समझ में आया? कैसे कलर का होगा? पिंक कलर्ड होगा। हमारा लंग्स भी जब हम लोग बर्थ लेते हैं तो पिंक कलर का होता है। ठीक है, सैक लाइक होगा और इलोंगेटेड होगा। ये सब लाइंस आपको याद रखनी ही पड़ेंगे क्योंकि ये सब एनसीईआरटी बोल रही है। समझ में आया? अभी मैं आपको एनसीईआरटी रीड कराऊंगी तो आप देखना वो सब चीजें लिखी होंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। अपर पार्ट ऑफ ट्रंक में क्या है, लोकेटेड है। और आपके बुक में थोरैक्स लिख दिया है उसको। हालांकि थोरैक्स अलग से स्ट्रक्चर होता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जो है उसको थोरैक्स लिख रही है क्योंकि थोरैक्स और एब्डोमेन को यू कैन से कोई पार्टीशन तो कर नहीं रहा है। जैसे ह्यूमन के केस में थोरैक्स और एब्डोमेन को पार्टीशन करने वाला कौन है, डायफ्राम। अब इन लोगों में डायफ्राम तो प्रेजेंट है नहीं, लेकिन तुम्हारा एनसीईआरटी लिख रहा है ऐसे थोरैक्स ट्रंक के साथ, तो इसलिए हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। समझ में आया? अब चलिए हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं। Frogs respire on land and in water by two different methods. इसी बार 2025 का क्वेश्चन था। In water, skin act as aquatic respiratory organ, that is cutaneous respiration. Dissolved oxygen in the water is exchanged through the skin by diffusion. मैंने बता दिया। On land, the buccal cavity, skin and lungs, तीनों के तीनों, act as the respiratory organs. The respiration by lungs is called pulmonary respiration. The lungs are paired, है ना? लंग्स कैसे है, पेयर स्ट्रक्चर है, दो, इलोंगेटेड लंबे हैं, पिंक कलर्ड, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, जिसको थोरैक्स लिख रहा है एनसीईआरटी। ठीक है, अब एयर कैसे, रूट ऑफ एयर क्या है वो भी मैं लिख दे रही हूँ। अगर रूट हम लोग बात करें किसका, एयर का, है ना?
रूट ऑफ एयर क्या है? तो सबसे पहले एयर कहाँ जाएगा? नोस्ट्रल्स के थ्रू बकल कैविटी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। इज दिस क्लियर? कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, एयर एंटर्स थ्रू नोस्ट्रल्स इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के समय गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है? स्किन के माध्यम से हो रहा है। एनी डाउट? एक भी लाइन में कोई डाउट है आपको इसमें? अगर डाउट लगता है तो प्लीज मुझे लिख दिया करिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन से इसके सिस्टम के बारे में, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लेट्स टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बच्चों, इसका कैसा है बताओ? क्लोज्ड होगा ना, यस और नो? जो भी आपके कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड होता है। कुछ एक्सेप्शंस थे जिसमें ओपन था, जैसे यूरोकॉर्डेट्स, है ना। यूरोकॉर्डेट्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो ओपन था। यूरोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। देखती हूँ मैं आपको कितना आ रहा है। तो इसमें क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो ब्लड वेसल्स है वो वेल डेवलप्ड है, और ब्लड जो है वो सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, या सेल्स ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। समझ में आ गया? उसके बाद जो इनका हार्ट है वो कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट है मतलब कि जो हार्ट है उसकी जो बीट है, हार्ट बीट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। हार्ट जो बीट है वो नर्वस सिस्टम नहीं कंट्रोल कर रहा है ना। वो हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं वही कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में असर्शन में रहेगा, मान लीजिए कि अगर हम लोग फ्रॉग के हार्ट को निकाल देते हैं शरीर से बाहर फ्रॉग के, तो भी हार्ट जो है वो बीट करता है थोड़े समय तक, है ना। हार्ट बीट बंद नहीं होता है। तो उसका क्या रीजन होना चाहिए? अगर रीजन में दिया हो कि हार्ट इज मायोजेनिक, तो आपका आंसर होगा 1। समझ में आया? यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एनी डाउट? इसीलिए जो हार्ट है अगर निकाला जाए इंसान का या फिर फ्रॉग का या कोई भी कॉर्डेट का, है ना, एक्सेप्शन को छोड़ के, तब वो थोड़ी देर के लिए बीट करता है, बिकॉज द हार्ट इज मायोजेनिक। उसको नर्वस सिस्टम उसके बीट को कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट इटसेल्फ। इज दिस क्लियर? और हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स। हार्ट जो है इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। ये बिटवीन का साइन है BW जो मैंने लिखा है। समझ में आ गया कि नहीं? और हार्ट जो है ये कैसा है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमसे डिफर कर रहा है ना। बर्ड्स और रेप्टाइल्स में, अरे सॉरी, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। कौन से रेप्टाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है? क्रोकोडाइल, घड़ियाल, है ना, एलिगेटर, उसमें आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 2 एट्रिया है जो कि रिसीविंग चैम्बर है ना, ब्लड को रिसीव करने वाला, और एक वेंट्रिकल है जो कि पंपिंग चैम्बर है। एट्रिया जो है उसको ऑरिकल भी आप बोल सकते हो। Yes or no? Atria is the, you can say plural, है ना। Atrium is the singular। अब यहाँ पे जो ventricle है, it is the, you can say कॉमन वेंट्रिकल है। दोनों एट्रिया के जो ब्लड है वो कॉमन वेंट्रिकल में आकर पंप होंगे, मतलब रिसीव करेगा। वेंट्रिकल जो है वो एट्रिया के ब्लड को रिसीव करता है। राइट एट्रिया के भी ब्लड को रिसीव करेगा जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट एट्रिया के ब्लड को भी रिसीव करेगा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यानी टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि जो वेंट्रिकल है इसका, फ्रॉग का, उसमें मिक्स ब्लड होगा। मिक्स ब्लड का मतलब क्या हो गया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। यानी इसमें ऑक्सीजनेटेड जिसको प्योर ब्लड बोलते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, वो दोनों ब्लड इसमें प्रेजेंट होगा। किसमें? कॉमन वेंट्रिकल में। और बेसिकली जो लंग्स होगा, लंग्स को मिक्स ब्लड मिलता है, ठीक है। बॉडी पार्ट्स को भी मिक्स ब्लड मिलता है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो लंग्स है, लंग्स एंड बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंग्स एंड बॉडी रिसीव्स मिक्स ब्लड, क्योंकि ब्लड को पंप करने का काम किसका है? वेंट्रिकल का। तो वेंट्रिकल के पास ही अगर मिक्स ब्लड है तो लंग्स को और बॉडी को कैसा ब्लड मिलेगा? मिक्स ब्लड मिलेगा।
तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम कैसा सर्कुलेशन बोलते हैं? बेसिकली इस तरह के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। समझ में आया? इस तरह का जो सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है किसमें किसमें, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में, उसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें किसमें प्रेजेंट होगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए दो चीजों में प्रेजेंट होगा, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में किसमें नहीं होगा? क्रोकोडाइल में नहीं होगा भाई, क्रोकोडाइल में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, एलिगेटर में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, घड़ियाल में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। समझ में आ गया? अब जैसे हमारे पास हार्ट के पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है ना, वैसे इसमें भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी हार्ट के पास, प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड हार्ट, और जो हमारे में नाम है वही इनमें भी नाम है। व्हाट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द हार्ट? नोन एज, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? वी कॉल इट पेरिकार्डियम। उसको क्या बोल रहे होते हैं बच्चों? पेरिकार्डियम बोल रहे होते हैं। समझ में आ गया? पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द हार्ट। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे जैसे समझो, जैसे सपोज सपोज ये जो है दिस इज द पेरिकार्डियम, है ना? ये क्या हो गया? दिस इज द पेरिकार्डियम, दैट इज द कवरिंग अराउंड द हार्ट। हम लोगों में भी जो कवरिंग है अराउंड द हार्ट उसको पेरिकार्डियम ही बोल रहे होते हैं, है ना? उसके बाद से जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका राइट और ऑरिकल, है ना? और उसके बाद से यहाँ पे ये जो है दिस इज द कॉमन वेंट्रिकल, ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम। समझ में आया कि नहीं? तो राइट ऑरिकल का ब्लड यहाँ पे आ रहा है, मान लो डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो भी यहाँ पे आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो ये जो आपका कॉमन वेंट्रिकल है इसमें कैसा ब्लड मिलेगा? कॉमन वेंट्रिकल को कैसा ब्लड रिसीव होगा? बताओ? मिक्स ब्लड। कॉमन वेंट्रिकल को कैसा ब्लड रिसीव होगा? मिक्स ब्लड, है ना? राइट ऑरिकल से कैसा ब्लड आएगा? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट ऑरिकल से कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? है ना? और यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों में क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा ब्लड को डायरेक्टली राइट ऑरिकल में लेकर आ जाता है ना? यस और नो? ठीक है, हालांकि इंफीरियर वेना कावा में वॉल्व होता है, बट ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि राइट ऑरिकल में इन केस ऑफ फ्रॉग डायरेक्टली ब्लड नहीं आएगा, है ना? क्या होता है ना, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका क्या है, दिस इज द वेना कावा। समझ में आया? तो वेना कावा जो है ये क्या हो गया? दिस इज द वेना कावा। ये भी क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो द वेना कावा। तो वेना कावा जो है ये ब्लड को लेकर पहले आ रहा होता है साइनस वेनोसस में। साइनस वेनोसस एक्चुअली में एक ट्रायंगुलर, त्रिकोण जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेकर आता है। और उसके बाद से साइनस वेनोसस जो है उसका ब्लड जाता है किसमें? राइट ऑरिकल में, ओपन्स इन राइट ऑरिकल या एट्रियल एट्रियम। समझ में आया? यानी आपको क्या समझना है कि राइट ऑरिकल में ब्लड मतलब डायरेक्टली नहीं जाएगा, पहले कहाँ जाएगा? साइनस वेनोसस में, जो कि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। और साइनस वेनोसस के बाद जाएगा वो कहाँ? राइट ऑरिकल में। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कह सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्टली सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ये इंफीरियर का साइन है, ठीक है? वेना कावा डू नॉट opens into right ऑरिकल। समझ में आया? पहले कहाँ जाएगा ब्लड? साइनस वेनोसस में जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? पक्का बताओ मुझे मैसेज करके, मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक। और उसके बाद से जो वेंट्रिकल है ना, कॉमन वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाता है? ये भी आप याद रख लो। कॉमन वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल कितना है? एक ही तो है। कॉमन वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो भी आपका डायरेक्टली एट्रियम में नहीं जाएगा, है ना? एट्रियम या अरोटा में नहीं जाएगा। तो जो कॉमन वेंट्रिकल है उसका जो ब्लड है वो पहले जाएगा एक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस।
कॉमन वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जा रहा होता है? कोनस आर्टेरियोसस में जा रहा होता है, या उसी को हम बोल सकते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस में। देखो छोटी छोटी चीजें पहले आप समझो। कोनस आर्टेरियोसस या ट्रंकस आर्टेरियोसस क्या होता है? इट इज एक्चुअली सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये किस साइड होता है बताओ? ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है कोनस आर्टेरियोसस, ये किस साइड होता है? ये वेंट्रल साइड में होता है। समझ में आया कि नहीं? ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी, अभी मैं डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगी। ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। और जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, साइनस वेनोसस, जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ये कहाँ होता है? ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट। समझ में आया कि नहीं? तो जो आपका साइनस वेनोसस है वो डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट पे है, और जो आपका कोनस आर्टेरियोसस है, जिसको हम ट्रंकस आर्टेरियोसस भी बोलते हैं, वो वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट पे है। आपको अभी क्या समझ में आया? कि जो आपका वेना कावा है उसका ब्लड डायरेक्टली राइट ऑरिकल में नहीं आता है, पहले कहाँ आएगा? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में जो डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट में मौजूद है, जिसको हम साइनस वेनोसस बोलते हैं, और साइनस वेनोसस के बाद वो आएगा राइट ऑरिकल में। ठीक है। उसके बाद जब ऑरिकल्स के ब्लड जाएंगे कॉमन वेंट्रिकल में, तो कॉमन वेंट्रिकल का ब्लड भी डायरेक्टली नहीं जाएगा अरोटा में, वो पहले कहाँ जाएगा? कोनस आर्टेरियोसस में, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट है। और उसके बाद वो अरोटिक आर्च में जाएगा। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बोलो, है ना? वेन्स क्या करते हैं? वेन्स ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, एंड आर्टरीज क्या करते हैं? दे कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यू नो दिस और नॉट? यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, देखो। अभी ये सब के कॉन्सेप्ट्स भी आगे लगने वाले हैं यूज, तो इसलिए मैं बेसिक पहले आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। बेस्ट डिफिनेशन क्या होता है वेन्स का? वेन्स ट्रांसपोर्ट्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, इसीलिए इंजेक्शन वगैरह अगर हमें देना होता है तो वेन्स में हम लोग लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं? ताकि जो ब्लड है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाए? हार्ट के पास चला जाए, और हार्ट पूरे बॉडी को वो पंप कर सके। एंड आर्टरी का बेस्ट डिफिनेशन क्या है? इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ए से आर्टरी, ए से अवे। Is this clear? Blood away from heart. This is the, you can say, main definition of artery and vein without any exception. Is this clear or not? Away from the heart. Is this clear or not? समझ में आया? बस बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो अभी आपने क्या समझा? जैसे बॉडी है, अगर जैसे बॉडी है, ठीक है, ठीक। अब बॉडी जो है, इसका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करेगा? वेना कावा। ठीक है, वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और ये जो वेना कावा है, ये ओपन कहाँ करेगा? इट ओपन्स इनटू अ ट्रायंगुलर चैम्बर, है ना? उस ट्रायंगुलर चैम्बर को क्या बोलेंगे बताओ? अभी जस्ट बताया मैंने बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलते हैं? साइनस वेनोसस। समझ में आ गया? साइनस वेनोसस में ओपन करेगा, और साइनस वेनोसस से कहाँ जाएगा बताओ? इट कहाँ जाएगा? इट ओपन्स इनटू राइट ऑरिकल। कहाँ पे ओपन होगा? राइट ऑरिकल में ओपन होगा। समझ में आ गया कि नहीं? और ऑरिकल के बाद वो कहाँ जाएगा बताओ? वेंट्रिकल में जाएगा। ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। और वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? क्या वो डायरेक्टली अरोटा में चला जाएगा? नहीं, वो कहाँ जाएगा? इट ओपन्स इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? कोनस आर्टेरी ओसस या ट्रंकस आर्टेरियोसस, जो किस साइड है? वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट में है ना? और जो साइनस वेनोसस है वो किस साइड में है? ये आपका डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट में है। तो जो आपका, यहाँ पे फिर से लिख दूं, चलो फिर से लिख देती हूँ, ये आपका डॉर्सल साइड है हार्ट के, और जो आपका कोनस आर्टेरियोसस है ये वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट है। कोनस आर्टेरियोसस जो है बच्चों वो सैक लाइक है। ये सब एनसीईआरटी की लाइन से हमें पता होना चाहिए। और साइनस वेनोसस जो है वो ट्रायंगुलर है। समझ में आया? ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। और कोनस आर्टेरियोसस के बाद कहाँ चला जाएगा? वो अरोटा में चला जाएगा, आउटिक आर्च में चला जाएगा ब्लड, और फिर आउटिक आर्च से वो बॉडी में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? वो अलग से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, एक बार मैं एक और डायग्राम बना के आपको डॉर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू बता देती हूँ, रुको। ठीक है, देखिए एक तरह से मान लो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डॉर्सल व्यू,
डॉर्सल साइड में आपको क्या नजर आना चाहिए बताओ मुझे? साइनस वेनोसस। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू में क्या नजर आना चाहिए? कोनस आर्टेरियोसस, यस और नो, या जिसको ट्रंकस आर्टेरियोसस बोल रहे होते हैं। तो देखो इस प्रकार से ये देखो, जैसे सपोज दिस इज द राइट ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल, और ये क्या हो गया? दिस इज द कॉमन वेंट्रिकल, है ना? दिस इज द वेंट्रिकल विच इज सिंगल, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे मान लो ये सुपीरियर वेना कावा आया इस तरह से, है ना? ये सुपीरियर वेना कावा आया इस तरह से, ये क्या हो गया? दिस इज द सुपीरियर वेना कावा। ये भी क्या हो गया? सुपीरियर। देखो मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, ये ना सोचना कि मतलब आप 1.5x में देखो, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको अच्छे समझ में आए और क्लास में याद हो जाए, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके समझा समझा के बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ये क्या हो गया? दिस इज द इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, समझ में आया? और ये लोग कैसा ब्लड ला रहे होते हैं, चाहे सुपीरियर वेना कावा हो चाहे इंफीरियर वेना कावा हो, ये बॉडी से कैसा ब्लड ला रहे होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे होते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं? ये एक ट्रायंगुलर चैम्बर में, देखो इस प्रकार से ये जो चैम्बर में ओपन हुए, इसी चैम्बर को हम क्या बोल रहे होते हैं? इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? इसको हम बोल रहे होते हैं साइनस वेनोसिस। समझ में आ गया कि नहीं? तो डॉर्सल साइड से आपको क्या नजर आ रहा है? साइनस वेनोसिस। इज दिस क्लियर? यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ भी देखो, और यहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ये जो ओपन हुआ, ये कहाँ ओपन हुआ? साइनस वेनोसस में। तो क्या ये डायरेक्टली आपका ओपन हो गया सुपीरियर, अरे ये यू कैन से ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में ओपन हो गया? नहीं। कहाँ पे ओपन हुआ पहले बताओ? साइनस वेनोसस में। यानी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जो ब्लड लेकर आ रहे हैं, पहले वो ओपन हो रहा है साइनस वेनोसस में, और बाद में हो जाएगा कहाँ पे? राइट ऑरिकल में। समझ में आ गया? अगर वेंट्रल व्यू देखें हम लोग, सेम वैसा ही ऑलमोस्ट डायग्राम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें बेसिकली क्या नजर आएगा? ट्रंकस आर्टेरियोसिस। तो यहाँ पे एक्चुअली एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? इसको हम बोल रहे होते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसिस या कोनस आर्टेरी ओसिस, जो कैसा है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्या हो गया? दिस इज द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का जो ब्लड है, ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है बताओ? ट्रंकस आर्टेरियोसिस में जा रहा है। इज दिस क्लियर? और वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? मिक्स ब्लड। इज दिस क्लियर? तो आपका वेंट्रल साइड से ट्रंकस आर्टेरियोसिस नजर आएगा, और डॉर्सल साइड से कोनस, अरे ये साइनस वेनोसिस नजर आएगा। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, है कि नहीं है? है ना? बताओ एक बार और हम लोग, मैं आपको समझा दे रही हूँ कैसा सर्कुलेशन होगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है इसमें, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। समझ में आ गया कि नहीं? एक्सेप्शन तो है ही भाई, क्रोकोडाइल वगैरह एक्सेप्शन है, बट मैं विदाउट एक्सेप्शन बता रही हूँ अभी। ठीक, तो मिक्स्ड सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं आप। अब इसमें अगर हम लोग बात करें, चलो शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये राइट ऑरिकल हो गया, 1 सेकेंड, ये राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? अब यहां से समझना, चलो हम वेंट्रिकल से शुरू करते हैं, वेंट्रिकल से चीजें शुरू करती हूँ मैं। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आएगी आएगी अच्छे से। तो यहाँ पे वेंट्रिकल में कैसा ब्लड जाएगा? वेंट्रिकल से कैसा ब्लड जाएगा बताओ? मिक्स ब्लड जाएगा ना, मिक्स ब्लड जाएगा वेंट्रिकल से। और ये मिक्स ब्लड कहाँ जाएगा बताइए? कोनस आर्टेरियोसिस में जाएगा। यस, पता है ना किस साइड प्रेजेंट होता है कोनस आर्टेरियोसिस? वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। कोनस आर्टेरियोसिस का जो मिक्स ब्लड है ना, कोनस आर्टेरियोसिस से जो मिक्स ब्लड है वो कहाँ जाएगा? अब जाएगा ये कहाँ? अरोटिक आर्च में, अओटा में जाएगा, अओटिक आर्च में। और अरोटिक आर्च से जो मिक्स ब्लड है वो कहाँ कहाँ जाएगा? वो ब्लड कहाँ कहाँ जाएगा? मिक्स ब्लड अरोटा से, वो ब्लड जाएगा लंग्स में भी, और वो जाएगा टिश्यूज और ऑर्गन्स में भी। तो दोनों तरफ से लिखते हैं, चलो
मिक्स ब्लड इसका कहाँ कहाँ जाएगा? चलो पहले एक लंग्स वाला लिख देते हैं, पहले थोड़ा छोटा सा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है ना। तो यहाँ पे किसके थ्रू जाएगा? यहाँ पे देखो मिक्स ब्लड जाएगा। यहाँ किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। देखिए यहाँ पे aortic आर्च से फिर क्या बन रहा है यहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से मिक्स ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में, है ना। लंग्स कैसा ब्लड रिसीव कर रहा है? बार बार मैं बता रही हूँ, मिक्स ब्लड। लंग्स, लंग्स जो है वहीं पे ऑक्सीजनेशन होगा, है ना। ब्लड जो है वो प्यूरिफाई कहाँ पे होगा? लंग्स में। लंग्स जो है इट इज द ऑर्गन ऑफ ऑक्सीजनेशन। ठीक है, जैसे फिश में कौन सा ऑर्गन ऑक्सीजनेशन का? गिल्स। वैसे ही फ्रॉग में कौन सा ऑर्गन यहाँ पे हो जाएगा? जैसे मान लो लंग्स है, समझ में आया। और लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा अब बताइए? लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। यस और नो? लंग्स का ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। एनी डाउट और नॉट? कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। एनी डाउट इन दिस? टेल मी। यहाँ पे कोई डाउट है? अब अरोटिक आर्च का जो ब्लड है वो और कहाँ जाता है? वो सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स में भी जाता है। तो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इनका जो ब्लड है, ये लोग जो सेल वगैरह कैसा ब्लड देंगे? अब आगे की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगे। वो ब्लड कौन रिसीव करेगा, कौन कैरी करेगा? वेन्स। ठीक है बच्चों, वेन से क्या बनता है बताओ मुझे? वेरी इजी, वेना कावा, है ना। नीचे की तरफ से इंफीरियर वेना कावा और ऊपर की तरफ से सुपीरियर वेना कावा। और वेना कावा से ब्लड कहाँ जाएगा फिर? साइनस वेनोसस में। समझ में आया कि नहीं? बताइए आपको। साइनस वेनोसस जो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, ट्रायंगुलर शेप का है। और फिर कहाँ जाएगा? वो राइट ऑरिकल में। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा पोर्टल सिस्टम का, है ना। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो, पहले आप नॉर्मली, आपको क्या मालूम है? नॉर्मली हमें ये चीज पता है, नॉर्मल ब्लड में, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? आर्टरी जो होती है जब किसी ऑर्गन में एंटर करती है, तो आर्टरी 3 लेयर थिक होती है ना। तो ऑर्गन के अंदर एंटर नहीं कर पाती है वो इजिली, क्योंकि 3 लेयर थिक होती है भाई। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये 3 लेयर्स होते हैं आर्टरी के। इसीलिए वो अपने आप को तोड़ती है ना पहले कैपिलरी में, है ना। कैपिलरी सिंगल लेयर थिक, और फिर वो क्या बनाती है? वेन्स। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। यानी बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये हार्ट है, ये क्या हो गया? दिस इज द हार्ट। एंड यहाँ पे ये बना दे रही हूं मैं ऑर्गन। ठीक है, ये क्या हो गया? कोई ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन मान लो। तो हार्ट से ऑर्गन में ब्लड लेकर, यानी हार्ट से ब्लड अवे लेकर कौन जा रहा होता? आर्टरी, है ना। और यहाँ पे ऑर्गन के अंदर बनता है कौन? कैपिलरी। और ऑर्गन से हार्ट के पास ब्लड लेकर कौन जा रहा होता? वेन्स। ये नॉर्मली होता है कि नहीं? ये नॉर्मल चीजें होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ना क्या होता है कि कोई कभी कभी क्या होता है, कोई ऑर्गन, कोई एक ऑर्गन जो है वो डायरेक्टली ब्लड जो है हार्ट में नहीं ले जाकर किसी दूसरे ऑर्गन में ले जाती है। क्या बोल रही हूं मैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक ऑर्गन अपना ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं डालकर किसी और ऑर्गन में डाल देती है। ठीक है, और उसी सिस्टम को बोलते हैं हम पोर्टल सिस्टम। ठीक है, उसी सिस्टम को हम क्या बोल रहे होते हैं? पोर्टल सिस्टम बोल रहे होते हैं। देखिए अभी आप समझिएगा, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखो पोर्टल सिस्टम, पहले मैं आपको नॉर्मली डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ, तभी मैं आपको लिखूंगी। ठीक है, और उसका क्या यूज होता है पोर्टल सिस्टम का, वो भी हम लोग देखेंगे। पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा है, जैसे देखो मान लो यहाँ पे ये हार्ट है, ये क्या है? दिस इज द हार्ट। ठीक है, ये हार्ट हो गया। अब हार्ट से क्या होता है? आर्टरीज जो है ना, आर्टरी क्या होती है? जैसे मान लो ये आर्टरी है, ये आर्टरी ब्लड लेकर जा रही होती है अवे फ्रॉम द हार्ट, और ये आर्टरी टूट गई। देखो आर्टरी टूट गई जब ऑर्गन में गई, ये जैसे मान लो दिस इज ऑन ऑर्गन, ये क्या है? दिस इज ऑर्गन। ठीक है, ये ऑर्गन है। जब ऑर्गन, यू कैन से ऑर्गन के अंदर आर्टरी गई, तो आर्टरी अपने आप को पहले आर्टेरियोल में तोड़ी, फिर इसमें कई सारे कैपिलरी के नेटवर्क बन गए। देखो ये जैसे मान लो दिस इज द कैपिलरी नेटवर्क, है ना। ऑर्गन के अंदर क्या बन गया? ये क्या बना? दिस इज द कैपिलरी, कैपिलरी का नेटवर्क बन गया ऑर्गन के अंदर। ठीक है, अब ये जो आपका कैपिलरी है, इससे क्या बना? इससे बन गया आपका फिर वेन। ठीक है, कैपिलरी से फिर क्या बनता है? वेन बनता है।
इज दिस क्लियर और नॉट? आप समझ पा रहे हो कि नहीं? हार्ट जो है वो ब्लड लेकर जा रहा है आर्टरी के थ्रू ऑर्गन में, ऑर्गन के अंदर कैपिलरी बन रही है और कैपिलरी से फिर वेन बन रहा है। लेकिन ये वेन जनरली क्या होता है, हार्ट में ब्लड को लेकर जाता है। लेकिन हार्ट में अगर ये वेन ब्लड लेकर नहीं जाए और किसी और ऑर्गन में ब्लड लेकर चला जाए, जैसे मान लीजिए दिस इज द ऑर्गन नंबर ए, ये इसको ऑर्गन ए बोल रहे हैं, इसको हम ऑर्गन बी बोल रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? यस और नो? अब इस बी ऑर्गन के अंदर फिर से क्या होने लगे, कैपिलरी का नेटवर्क बनने लगे। समझ में आया? फिर से बी ऑर्गन के अंदर कैपिलरी का नेटवर्क बनने लगे और फिर इस कैपिलरी के नेटवर्क से फिर से आपका वेन बनेगा और ये जो वेन जो है आपका हार्ट के पास ब्लड लेकर जा रहा है, ये वेन, ये दूसरा वाला वेन। तो यहाँ पे जो ऑर्गन ए है उसका ब्लड डायरेक्टली जो है हार्ट में नहीं गया, बल्कि वो ऑर्गन ए से ऑर्गन बी में चला गया इस वेन के थ्रू। समझ में आया कि नहीं? तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। और ये जो वेन है जो ऑर्गन ए का ब्लड ऑर्गन बी में लेकर जा रहा होता है, उसको हम बोल देते हैं पोर्टल वेन। समझ में आया? और इस वेन का नाम किसके हिसाब से होता है? ऑर्गन बी के हिसाब से नाम होगा। अगर ऑर्गन बी में ब्लड जा रहा होगा, मान लो ऑर्गन बी अगर लीवर है, तो इस पोर्टल वेन का नाम होगा हेपेटिक पोर्टल वेन। अगर ऑर्गन बी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पोर्टल वेन का नाम होगा हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। अगर ऑर्गन बी जो है वो अगर मान लीजिए किडनी है, तो इस पोर्टल वेन का नाम होगा रीनल पोर्टल वेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनरली 3 पोर्टल सिस्टम होते हैं, जिसमें इंसान में, ह्यूमंस में हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉग, फ्रॉग में हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है। फ्रॉग में 2 ही पोर्टल सिस्टम होता है, एक रीनल पोर्टल सिस्टम होता है और दूसरा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। समझ में आ गया? तो पोर्टल सिस्टम बेसिकली क्या होता है? पोर्टल सिस्टम का मतलब हो गया कि व्हेन यू कैन से ब्लड फ्रॉम वन ऑर्गन, है ना, डू नॉट रीचेस द हार्ट डायरेक्टली, रादर इट रीचेस इन ऑर्गन, इन सेकेंड ऑर्गन, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अ पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम में क्या हो गया कि ब्लड, हम लोग पहले लिखेंगे, फ्रॉम वन ऑर्गन रीचेस another organ थ्रू कौन सा वेन? थ्रू पोर्टल वेन। समझ में आया कि नहीं? एंड डू नॉट रीचेस हार्ट डायरेक्टली, हार्ट में वो डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? उसी को क्या बोल रहे हैं, पोर्टल सिस्टम। और आप देख रहे हो पोर्टल सिस्टम जो है वो कैपिलरी में स्टार्ट हुआ और कैपिलरी में ही खत्म हो रहा है। यस और नो? पोर्टल सिस्टम स्टार्ट्स इन कैपिलरी एंड एंड्स इन कैपिलरी। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इट बिगिंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिगिंस एंड एंड्स इन कैपिलरी। ये किसमें शुरू हो रहा है? कैपिलरी में ही शुरू भी हो रहा है और कैपिलरी में ही खत्म हो जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इस पोर्टल सिस्टम का नाम कहाँ, किसके नाम पे रखा गया है बेसिकली? तो ऑर्गन बी के नाम पे रखा गया होता है। समझ में आया? पोर्टल सिस्टम का जो नाम है या पोर्टल वेन का जो नाम है, ठीक है, वो ऑर्गन बी के नाम पे रखा जाएगा। अगर ऑर्गन बी जो है वो लीवर है, तो पोर्टल सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हो जाएगा। अगर ऑर्गन बी जो है वो किडनी है, तो क्या नाम हो जाएगा? रीनल पोर्टल सिस्टम नाम हो जाएगा। तो फ्रॉग्स में कौन कौन से पोर्टल सिस्टम होते हैं वो हम लोग अगर देखें, तो देखो, फ्रॉग की बात कर रहे हैं ना, तो फ्रॉग्स में तो दो पोर्टल सिस्टम होता है। एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और दूसरा कौन सा पोर्टल सिस्टम होता है? दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम। फ्रॉग में कौन कौन सा सिस्टम होता है? हेपेटिक और रीनल। रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन ह्यूमंस। रीनल पोर्टल सिस्टम फिश में होता है, फ्रॉग में होता है। समझ में आया? वेल डेवलप्ड होता है उनमें। अब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ का? फ्रॉम इंटेस्टाइन, फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है बच्चों, है ना, और स्टमक का भी एक्चुअली, लेकिन बेसिकली आंसर विल बी इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक और इंटेस्टाइन का जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है वो कहाँ जा रहा होता है? वो जा रहा होता है लीवर में। वो कहाँ जा रहा होगा? लीवर में जा रहा होगा।
किसके थ्रू जा रहा होगा? हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। समझ में आया कि नहीं? ऑब्वियसली लीवर के लिए वर्ड यूज करते हैं ना हेपेटिक, तो इस ये किसके थ्रू जा रहा होगा? हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जा रहा होगा। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जा रहा होगा। तो व्हेन द डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन गोज इनटू द लिवर विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, तब इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इसका यूज क्या है भाई? इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिवर जो है, लिवर में उस यू कैन से एक्युमुलेशन हो सके किसका? न्यूट्रिएंट्स का। जो भी न्यूट्रिएंट्स यू कैन से एब्जॉर्ब हुए हैं इंटेस्टाइन में, वो एक्युमुलेट हो सके किसमें? लिवर में। तो इसीलिए ये कहाँ जा रहा है? डायरेक्टली हार्ट में नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है बताओ? लिवर में जा रहा है। तो यूज क्या होगा? एक्युमुलेशन होगा किसका? एक्युमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का एक्युमुलेशन होना चाहिए कहाँ पे? इन लिवर, है ना? जैसे ग्लाइकोजन में जो यू कैन से ग्लूकोज है, ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। यस और नो? ये सब क्या है? ये सब पोर्टल सिस्टम की वजह से ही हो रहा है। अंडरस्टूड? ग्लाइकोजन कहाँ पे बनता है बताओ? लिवर में, लिवर में स्टोर होता है। उसके बाद से अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम में। इसमें क्या हो रहा होता है? तो यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड फ्रॉम लोअर पोर्शंस ऑफ द बॉडी, जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, है ना? ब्लड फ्रॉम लोअर पोर्शंस ऑफ द बॉडी, जैसे कि कौन सा पोर्शन हो गया? लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी कौन सा हो गया? जैसे हम लोग बात कर सकते हैं हाइंड लिम्स, है ना? हाइंड लिम्ब का जो ब्लड है, ठीक है, हाइंड लिम्स का जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा होता है बताओ? वो कहाँ जा रहा होता है? किडनी में। हाइंड लिम्ब का जो ब्लड है वो कहाँ गया? किडनी में गया। समझ में आया कि नहीं आया? किसके थ्रू जाएगा? किडनी में। यहाँ पे बताओ ऑर्गन टू कौन है? किडनी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इस पोर्टल वेन का? बताओ, रीनल पोर्टल वेन। समझ में आ गया कि नहीं? रीनल पोर्टल वेन। इसका क्या रीजन होगा? देखो, जो एक्चुअली हाइंड लिम्स होता है ना, वो बहुत लॉन्ग होता है, मस्कुलर होता है। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है? जो वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा यू कैन से स्टोर्ड होता है, उसका मेटाबॉलिज्म का यू कैन से रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। तो वेस्ट जैसे कि यूरिया वगैरह जो है वो इजीली फिल्टर हो सके, क्विकली फिल्टर हो सके, बेटर एक्सक्रीशन और ब्लड प्यूरिफिकेशन हो सके, इसीलिए क्या होता है? वो किडनी में डायरेक्टली चला जाता है। समझ में आ रहा है? ये ब्लड हार्ट में ना जाकर किडनी में डायरेक्टली जाता है। तो हम लोग यहाँ इसका यूज क्या लिख सकते हैं कि जिस वेस्ट लाइक यूरिया कैन गेट फिल्टर्ड इजिली, है ना? कैन गेट फिल्टर्ड क्विकली या इजिली, क्विकली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन बेटर excretion and better excretion and blood purification। बेटर excretion और ब्लड प्यूरिफिकेशन में ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए क्या हो रहा है? ये किडनी में जा रहा है। समझ में आ गया? इज दिस मच इज क्लियर टू यू? टेल मी। अब इसका जो ब्लड है वो हमारे ब्लड के जैसा ही है। अगर हम लोग ब्लड के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम लोग ब्लड के बारे में बात करें तो इनका जो ब्लड है ये कैसा कलर का होगा? रेड। ऑब्वियसली इसका ब्लड रेड क्यों होगा? क्योंकि इनमें भी हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन में इनमें भी आयरन होगा, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। अब ब्लड में इसमें भी दो चीजें होंगी। कौन कौन सी दो चीजें होंगी इनके ब्लड में? एक तो इसके ब्लड में भी आपका होगा क्या? प्लाज्मा होगा, जो कि फ्लूइड होता है, और इसमें भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। समझ में आया कि नहीं? इसमें भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्लड यू कैन से कॉर्पसेल्स। ठीक है, ब्लड कॉर्पसेल्स बोल सकते हैं। इसमें भी लिम्फ वगैरह भी होगा। ठीक है, ब्लड के अलावा इसमें लिम्फ भी होगा जो कि कलरलेस होगा। जैसे हमारे में कलरलेस है, वैसे इसमें भी कलरलेस होगा। ब्लड कॉर्पसल, 1 सेकेंड। उसके बाद से यहाँ पे क्या क्या होगा? ब्लड कॉर्पसल के नाम पे आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसीज होगा और प्लेटलेट्स होगा। अब यहाँ पे हमें हमसे थोड़ा सा इसमें डिफर कर रहा है आरबीसी। इनका आरबीसी जो होगा वो न्यूक्लिएटेड होगा। प्लीज रिमेंबर, हम लोग के आरबीसी में क्या होता है? मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है ना? हम लोगों का जो आरबीसी होता है मैच्योर आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है।
ताकि जो भी स्पेस है हमारे आरबीसी का वो यूटिलाइज हो सके हीमोग्लोबिन के लिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना। लेकिन इनका जो आरबीसी होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है। मैमल को छोड़ के बाकी जो भी आपके जैसे रिप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गए, है ना, फिशेस हो गए, उन सबके आरबीसीज जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। न्यूक्लिएटेड मतलब उनके जो आरबीसीज होंगे उसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सिमिलैरिटीज कुछ वेरिएशंस, कुछ सिमिलैरिटीज कुछ वेरिएशंस। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे लिम्फ के बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। लिम्फ के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, लिम्फ के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिम्फ में क्या होता है, आरबीसीज नहीं होता, नो आरबीसीज। ठीक, लैक फ्यू प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स इसमें कमी है। इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, आरबीसी नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, कलरलेस होता है, हम लोग का भी जो लिम्फ है वो क्या है, वो कलरलेस है। एंड लिम्फ इज एक्टिंग एज अ मिडिल मैन, राइट, इट इज एक्टिंग एज अ मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ब्लड जो है वो डायरेक्टली, यू कैन से सेल्स आर नॉट डायरेक्टली बाथेड इन द ब्लड ना, है ना, सेल्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में तो है नहीं। तो लिम्फ जो है वो मिडिल मैन के जैसा काम कर रहा होता है। यानी लिम्फ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ब्लड माइनस, lymph is what, blood minus RBCs plus proteins। आरबीसी और प्रोटीन अगर माइनस कर दो ब्लड में से तो क्या बन जाएगा, लिम्फ बन जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ब्लड और लिम्फ सेम ही चीज है, लेकिन लिम्फ में क्या नहीं है, आरबीसी नहीं है, इसीलिए वो कलरलेस है, और कुछ प्रोटीन्स नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, टेल मी एवरीवन। है ना, कहाँ तक हम लोग अब रीड करेंगे, अब यहाँ से रीड कर सकते हैं, देखो, है ना बच्चों। इसके पहले वाला तो सब चीज मैं आपको रीड करवा दी हूँ ये सब, है ना। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के समय किससे वो रेस्पायर करेगा, स्किन से, ये रीड करवा दी हूँ। अब यहाँ चलिए पढ़ते हैं। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप, ऑब्वियसली ब्लड और सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, ऑब्वियसली, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट है, लिम्फ भी इसमें प्रेजेंट है ना। लिम्फेटिक सिस्टम है भाई, लिम्फ है, जैसे हम लोगों में है वैसे इसमें भी लिम्फ वगैरह प्रेजेंट है। द lymphatic system consists of lymph channels and lymph nodes। अभी इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना, लिम्फ है, लिम्फ के चैनल्स है और लिम्फ नोड्स है। लिम्फ नोड्स जो है वो इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर के जैसा काम करते हैं। समझ में आया? लिम्फ नोड यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, लिम्फ नोड जो है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखना सही रहेगा, आप लिख लेना, चलो कोई बात नहीं, ही लिख देते हैं। लिम्फ नोड जो है वो ट्रैप करते हैं क्या चीज, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। तो ये एक प्रकार से इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर के जैसा काम करते हैं, इम्यूनोलॉजिक फिल्टर। समझ में आ गया कि नहीं, ये लिख लेना आप। उसके बाद से हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली हार्ट कैसा स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। इट हैज 3 चैम्बर्स, 2 एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है, एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन जिसको पेरिकार्डियम बोल रहे होते हैं। और ट्रायंगुलर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आया बच्चों, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस, जो किस साइड है, डॉर्सल साइड, ज्वाइंस द राइट एट्रियम, है ना। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। यस, साइनस वेनोसस को ब्लड वेना कावा से मिलता है। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस। यस, वेंट्रिकल कहाँ ओपन हो रहे हैं, कोनस आर्टेरियोसस में ओपन हो रहे हैं। और कोनस आर्टेरियोसस किस साइड में प्रेजेंट है, on the ventral side of the heart, yes or no? The blood from the heart is carried to all the parts of the body by arteries, यानी arterial system है, पता ही है आपको। The veins वाला जो सिस्टम है उसको venous system बोलते हैं, arteries वाले सिस्टम को arterial system बोलते हैं। The veins collect blood from different part of the body to the heart and form the venous system, very easy। Special venous connection between liver and intestine as well as kidney and lower part of the body are present in frog। पहले वाले को लिवर एंड इंटेस्टाइन को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, और दूसरे वाले को हम रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। द फॉर्मर यानी पहला वाला इज द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड द लैटर इज द रीनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। यस, द ब्लड सेल्स आर आरबीसीज और इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखना, ये हमसे डिफर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड कॉन्टेन्स रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन, यस, और उसमें आयरन है इसलिए रेड है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड,
इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज, जस्ट बताया मैंने अभी आपको। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर टू द रेस्पेक्टिव साइड। ब्लड का क्या काम होता है, जो हम में काम है वही इसमें भी काम है। न्यूट्रिएंट्स ले जाएगा, गैस ले जाएगा, वाटर ले जाएगा टू द रेस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। और हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है। न्यूरोजेनिक हार्ट किस में था बताओ, कॉकरोच में था, है ना। न्यूरोजेनिक हार्ट जो है वो कॉकरोच में था, वर्टिब्रेट्स में मायोजेनिक हार्ट होता है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा, फ्रॉग का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आज मैंने जो जो पढ़ाया आपको। तो अगर आपको समझ में आता है ना, स्किटरी सिस्टम हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो जी चीजें मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया अगर हो है अच्छे से, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइए। और जो जो नोट्स है मेरा वो आप लिखो साथ में। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, नोट्स देखो मैंने कितना अच्छे से आपको बना के दिया है, ठीक है। आप इसको लिखिए, मेरे साथ लिखो जो जो चीजें हैं, तब आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। मैं एडिटिंग वगैरह तो अभी कुछ करती नहीं हूँ, डायरेक्टली अपलोड कर देती हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके, ठीक है। आपको आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताइए। और फ्रॉक कंप्लीट होने के बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।